Hello everyone, myself Manisha. वेलकम टू पार्ट फाइंड फॉर नेट जेआरएफ। तो चलिए दोस्तों ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्लाइमेटोलॉजी में आज वायुमंडल में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में इसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपये। साथ ही में दोस्तों विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। इसमें भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों सभी कोर्सेज पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4000 रुपये। इसी में दोस्तों आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है। तो अभी एमपी यूपी हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है तो ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। रहेगा दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम, सेट एग्जाम, पीजीटी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सभी आपको एग्जाम्स में लाभ फायदेमंद होगी। इसकी फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता है दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और परीक्षा की योजना के अनुसार भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इनमें कुल 10 टेस्ट होंगे और इसको व्याख्या सहित आपको सोल्व करवाया जाएगा और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और आपको जो भी डाउट हो दोस्तों आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संघनन, वर्षा, वाष्पीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर का, रेडियो सांडेस का, सोनार का या पीएच मीटर का? तो वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता की डिग्री के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायु राशि की स्थिरता अर्थात एयर मासेस की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो चलिए देखते हैं दोस्तों विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है दोस्तों? इसी को हिंदी में शानता मीटर भी कहा जाता है। अर्थात जैसा कि हम पढ़ते हैं कि अम्लीय और क्षारीय में शानता अधिक होती है, कम होती है, उसी प्रकार उसका मेजरमेंट विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। सोनार क्या होता है दोस्तों? सोनार दोस्तों एक टेक्निक होती है जो कि नौ संचालन में काम आती है।
सोनार की फुल फॉर्म है दोस्तों साउंड एंड नेविगेशन रेगिंग। साउंड एंड साउंड एंड नेविगेशन रेगिंग यह एक नौ संचालन में काम आने वाली तकनीक होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पीएच मीटर दोस्तों अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताता है, जिसे हम 0 से 7 तक इसका मेजरमेंट किया जाता है। अर्थात 7 से अगर किसका पीएच मान कम होता है तो वह अम्लीय होती है, और 7 से अगर इसका किसका पीएच मान ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो इसका ये भी नहीं होगा आंसर। दोस्तों रेडियो सांडेज ही है जो वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता में क्या परिवर्तन आ जाता है? वही रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अस्थिर रहती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। वायु का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या परिवर्तन होगा? आर्द्रता दोस्तों, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, यह क्या होती है? तो दोस्तों वायु में विद्यमान अदृश्य जल की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता होती है। वायुमंडल में उपस्थित या विद्यमान अदृश्य जल की मात्रा को ही आर्द्रता कहा जाता है, इसी को ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आर्द्रता हमने 3 प्रकार की पढ़ी है, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायु का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या परिवर्तन आएगा। तीनों के बारे में दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता होती है वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा ही निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, या इसी को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंतर्गत निरपेक्ष आर्द्रता में अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उस पर इसकी आर्द्रता, इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात उसकी आर्द्रता उसी रूप में बनी रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायु का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अवरोही वायु सिकुड़ती है एवं उसका आयतन घटता है तब इसका तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर बना रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो बताइए दोस्तों जब अवरोही वायु सिकुड़ती है और उसका आयतन घटता है तो तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसका तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा या स्थिर बना रहता है या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो बताइए दोस्तों सिकुड़ती हुई वायु का तापमान किस प्रकार का होता है? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि एडियाबेटिक टेम्परेचर था, एडियाबेटिक चेंज हमने देखा था। उसमें हमने देखा कि वायु द्वारा किसी अन्य माध्यम से ऊष्मा लिए बिना और अपने माध्यम से ऊष्मा दिए बिना
अगर उसके तापमान में परिवर्तन होता है तो एडियाबेटिक चेंज कहा जाता है। तो वो दो कारणों से होता है। दाब परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें एक तरफ वायु फैलती है और एक तरफ वायु सिकुड़ती है। तो दोस्तों जब वायु सिकुड़ती है अर्थात उसमें प्रेशर लगता है, तो प्रेशर लगेगा, दाब बढ़ेगा, उसका आयतन अर्थात आयतन घटता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसका आयतन घटेगा। जैसे जैसे परतों के ऊपर एक परत जमा करते जाते हैं, अर्थात एक के ऊपर एक परत जमा करते जाते हैं, तो इनके तापमान में वृद्धि होती है। हाँ, सिकुड़ने से इनके तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अवरोही वायु सिकुड़ती है और उसका आयतन घटता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात उसका तापमान बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या अभिप्राय है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता से क्या आशय है? तो बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो दोस्तों हमने निरपेक्ष आर्द्रता पढ़ी थी हमने कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा ही निरपेक्ष आर्द्रता होती है। तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता उसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता, और उसके अंदर अर्थात सापेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत आर्द्रता धारण करने की क्षमता का अनुपात ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता, इसी को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे हम 100% या फिर प्रतिशत लिखते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या क्या होती है? किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित किसी हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उस आर्द्रता में जलवाष्प धारण करने की क्षमता को ही सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों कि वातावरण में निरपेक्ष मात्रा में जलवाष्प का होना, वातावरण में आर्द्रता ग्राही नाभिक की मात्रा, संतृप्त वाष्प दबाव। ऑप्शन नंबर डी है किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा इसी तापमान पर पूर्णतः संतृप्तता के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के बीच के अनुपात को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, जिसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है। और निरपेक्ष आर्द्रता को दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता को हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता को ही सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म अर्थात एडियाबेटिक चेंज के क्या कारण है? संवहन तथा अभिवहन, संघनन की गुप्त ऊष्मा, वायु का प्रसार या संपीड़न, या फिर वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण। रुद्धोष्म परिवर्तन या एडियाबेटिक चेंज के क्या कारण है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। एडियाबेटिक चेंज का क्या कारण है? चलिए देखते हैं दोस्तों। अभी हमने सॉल्व किया दोस्तों एडियाबेटिक चेंज का रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है? वायु के किसी अन्य माध्यम से ऊष्मा लिए बिना और ऊष्मा दिए बिना अगर उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को एडियाबेटिक चेंज कहा जाता है।
जो दाब में परिवर्तन होने के कारण होता है, अर्थात वायु के सिकुड़ने और उसके प्रसार होने के कारण एडियाबेटिक चेंज होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रसार या फिर संपीड़न होने के कारण ही एडियाबेटिक चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के विषुवत रेखा को पार करने तथा भारत के ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के रूप में बहने का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तिब्बत के ऊपर तीव्र न्यून दाब, तप्त गंगा का मैदान, या थार राजस्थान मरुस्थल का तीव्र न्यून दाब, या फिर छोटा नागपुर पठार पर उच्च तापक्रम। दक्षिण पश्चिम मानसून आने का क्या कारण है? भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून आने का क्या कारण है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। ये दोस्तों हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने अर्थात दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने 30 से यहाँ पर है दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो दक्षिण पूर्वी अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे ग्रीष्म काल में होता है। ग्रीष्म काल में दोस्तों सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर दोस्तों सूर्य सीधा चमकेगा। तो यहाँ पर है हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल। तो दोस्तों हमें पता है कि शुष्क क्षेत्र अर्थात रेगिस्तान में तापांतर अधिक पाया जाता है अर्थात दिन के समय अधिक तापमान के कारण वहां पर अधिक गर्मी रहती है और रात के समय कम तापमान होता है अर्थात कभी कभी 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा कोरियोलिस बल के कारण जैसे ही 0 डिग्री भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है अर्थात दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा कोरियोलिस बल के कारण भूमध्य रेखा को पार करते ही दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। तो इसका कारण है कि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है उत्तरायण होता है तो यहाँ पर थार रेगिस्तान में लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है और पवने दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करती हुई थार के मरुस्थल में लो प्रेशर होने के कारण इस ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के रूप में जानते हैं। तो इसका कारण है भारत में थार राजस्थान मरुस्थल में तीव्र न्यून दाब का क्षेत्र होने के कारण ही दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्षण करने से संबंधित नहीं है? डायबिटिक प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रक्रिया, वायु का ऊपर उठना या वायु का अभिसरण होना, इनमें से कौन सा एक वर्षण करने से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक ऑप्शन वर्षण या वर्षा से संबंधित नहीं है? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। डायबिटिक दोस्तों डायबिटिक प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रक्रिया, वायु का ऊपर उठना और वायु का अभिसरण होना।
तो दोस्तों एडियाबेटिक प्रक्रिया हमने देखा अभी रुद्धोष्म परिवर्तन, उससे कोई वर्षा से प्रभावित नहीं होता है। अर्थ रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा तापमान में परिवर्तन होता है, ना कि इसमें वर्षा से ये कोई संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। हिमकणों से युक्त मेघ कौन से मेघ होते हैं? कपासी मेघ, स्तरी मेघ, पक्षाभ मेघ या वर्षी मेघ? हिमकणों से युक्त मेघ कौन से होते हैं? तो दोस्तों मेघ और बादल, हम 4 प्रकार के मेघ और बादल पढ़ते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? वो है कपासी मेघ, स्तरी मेघ, पक्षाभ मेघ और वर्षी मेघ। परंतु इनमें से हिमकणों से युक्त मेघ कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। बादल या क्लाउड्स 4 प्रकार के माने जाते हैं। इनमें सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादल पक्षाभ मेघ होते हैं। उसके बाद दोस्तों कपासी मेघ बनते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्षा मेघ बनते हैं। और सबसे अंत में दोस्तों स्तरी मेघ देखे जाते हैं। तो दोस्तों हिमकण कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर सर्वाधिक कम तापमान होगा, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तापमान में कमी आती है, जिससे वर्षा की बूंदें हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल पक्षाभ बादल हैं। यह लगभग 6 से 12 किलोमीटर या 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमकणों से युक्त मेघ या बादल पक्षाभ मेघ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन का रूप नहीं है। ओस, पाला, गुप्त ऊष्मा या कोहरा, इनमें से कौन सा एक संघनन का रूप नहीं है? बताइए दोस्तों, संघनन का रूप कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। संघनन का रूप दोस्तों ओस क्या होती है? जब तापमान 0 डिग्री से अर्थात हिमांक बिंदु से अधिक होता है तो जलवाष्प की बूंदें छोटे छोटे अर्थात जब तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है तो जलवाष्प की बूंदें अर्थात इनकी जलवाष्प की बूंदें छोटे छोटे आकार में दिखाई देने लगती हैं। उसी को हम अर्थात जलवाष्प की बूंदें छोटे छोटे जल की बूंदों में दिखाई देने लगती है, से ओस कहा जाता है। पाला का क्या होता है दोस्तों? जब तापमान हिमांक से नीचे होता है, 0 डिग्री से भी कम होता है, तो जलवाष्प की बूंदें सीधे छोटे छोटे हिमकणों में परिवर्तित हो जाती हैं। हिमकणों में परिवर्तित हो जाती है, इसे ही पाला कहा जाता है। कोहरा क्या होता है? जब जब एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि जब आपस में टकराती है तो एक धुंध जैसी धुंध का निर्माण होता है, उसी को दोस्तों कोहरा कहा जाता है। परंतु गुप्त ऊष्मा दोस्तों यह एक संघनन का प्रकार नहीं है। गुप्त ऊष्मा एक जब तापमान गर्म होता है तब वायु गर्म होती है, तो जैसे ही वह वायु गर्म होती है तो गर्म वायु ऊपर उठती है, जैसे जैसे वह ऊपर उठेगी तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आने पर उससे गर्म वायु से ऊष्मा रिलीज होती है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जो एक संघनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर शीतल वायु राशि पर चढ़ती हुई उष्ण आर्द्र वायु राशि के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? स्थिर शीतल वायु राशि पर चढ़ती हुई उष्ण आर्द्र वायु राशि के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? संवहनिक वर्षा, मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा या चक्रवातीय वर्षा? तो स्थिर शीतल वायु राशि और ऊपर चढ़ती हुई उष्ण आर्द्र वायु राशि के टकराने से कौन सी वर्षा होती है?
बताइए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक शीतल वायु राशि है, शीतल वायु राशि हमेशा स्थिर होती है, भारी होती है, और एक उष्ण वायु राशि है, यह हल्की होती है तथा गर्म वायु राशि होती है। जब ये दोनों वायु राशियों या वायु राशियां टकराती है तो इनसे कैसी वर्षा होती है? तो इनसे दोस्तों एक चक्रवातीय वर्षा होती है। जब दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियां आपस में टकराती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र ही दोस्तों चक्रवात आने का पूर्व रूप है और इससे होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवातीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइस क्रिस्टल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मुर्रे के द्वारा, डार्विन के द्वारा, बर्गरान के द्वारा या बोवेन के द्वारा? आइस क्रिस्टल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बताइए दोस्तों। दोस्तों आइस क्रिस्टल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बर्गरान के द्वारा ही आइस क्रिस्टल थ्योरी दी गई थी। डार्विन के द्वारा दोस्तों प्रवाल भित्तियों संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया गया था। बोवेन के द्वारा दोस्तों वर्षण से संबंधित संलयन या टकराव सिद्धांत दिया गया था। और आइस क्रिस्टल थ्योरी दोस्तों बर्गरान के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति या क्षमता कैसी होती है? बढ़ते तापमान के साथ वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता कैसी होती है? स्थिर दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है या फिर बढ़ती दर से घटती है? जब तापमान अथवा वायु का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता कैसी होगी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तापमान के बढ़ा दिए जाने पर वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब वायु के तापमान को बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ती दर से बढ़ती है। कैसे दोस्तों? जैसे मान लिया जाए दोस्तों ये कोई बादल है, इसका तापमान दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस है और इसमें आर्द्रता दोस्तों 80% आर्द्रता है। अगर इसके तापमान को दोस्तों कम कर दिया जाएगा, इसके तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो इसमें आर्द्रता दोस्तों 100% हो जाएगी। तापमान घट जाएगा तो इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी या एक संतृप्त वायु हो जाएगी। और अगर इसी में इसके तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है दोस्तों तो इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने पर इसमें आयतन में प्रसार होगा, इसके आर्द्रता धारण करने में भी वृद्धि होगी। तो जब किसी वायु का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ती दर से ही बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100% पर दोस्तों वायु संतृप्त वायु कहलाती है, संतृप्त वायु कहलाती है। और जब यह वायु भारी हो जाती है और आगे तक ये प्रवाहित नहीं हो पाती है तो ये इसी के कारण वहीं पर वर्षा हो जाती है। अर्थात 100% किसी वायु में आर्द्रता हो जाती है तो वह वर्षा के लिए अनुकूल होती है। और अगर इसी में इसके तापमान को बढ़ा दिया जाए तो इसकी आर्द्रता
तो धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, उसके जगह ज़्यादा हो जाएगा, आयतन में प्रसार हो जाएगा और उसमें आर्द्रता की मात्रा और प्रवेश कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, मालाबार तट में ग्रीष्मकालीन वर्षा लौटते मानसून से, बंगाल बेसिन में ग्रीष्मकालीन वर्षा नॉर्वेस्टर, तमिलनाडु तट में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इनमें सही है? कूट बताने हैं दोस्तों इनमें से कौन से ऑप्शन या कौन से कथन सही है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला कथन, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पूर्वी भूमध्य सागर से पछुआ पवने भारत में अर्थात तिब्बत के पास हिमालय से टकराती है, जिस कारण ऊपरी क्षेत्रों में तो भारी बर्फबारी होती है, परंतु निचले क्षेत्रों में हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा देखी जाती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसी को दोस्तों हम स्थानीय भाषा में मावट भी कहा जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो ये कथन सही है दोस्तों। दूसरा है मालाबार तट में ग्रीष्मकालीन वर्षा। मालाबार तट दोस्तों पश्चिमी घाट के में पाया जाना था। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती है। लौटते हुए मानसून से दोस्तों कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कथन 3 है, बंगाल बेसिन में ग्रीष्मकालीन वर्षा नॉर्वेस्टर कही जाती है। सही बात है दोस्तों, बंगाल बेसिन में ग्रीष्मकालीन वर्षा नॉर्वेस्टर होती है। इसी के समान दोस्तों हमने पढ़ा काल बैसाखी है, जो एक ग्रीष्मकालीन वर्षा है। आम्र वर्षा है दोस्तों, यह भी एक ग्रीष्मकालीन वर्षा है। दोस्तों एक है बारदोली छिड़ा, जो कि असम में, इन्हीं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आम्र वर्षा दोस्तों केरल कर्नाटक में कहा जाता है। काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल या कोलकाता में इन्हें कहा जाता है। बारदोली छिड़ा दोस्तों असम में कहा जाता है। और दोस्तों फूलों की वर्षा ने केरल में कहा जाता है। तो ये कथन सही है दोस्तों। कथन 4 है, तमिलनाडु तट में शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। बंगाल बेसिन में ग्रीष्मकालीन वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है और तमिलनाडु तट पर शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और सूर्यताप से क्या तात्पर्य है? इनको सुमेलित करना है दोस्तों। वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, सूर्यताप क्या होता है और वर्षण क्या होता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जल का वाष्प के रूप में बदलना। अत्यधिक ताप की प्राप्ति के कारण जल का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण होता है। संघनन क्या होता है दोस्तों कि जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, अर्थात गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, जलवाष्प का जल में परिवर्तित होना। वर्षण क्या होता है दोस्तों
आर्द्रता की मात्रा या फिर नमी की मात्रा, नमी युक्त या नमी मुक्ति को वर्षण कहा जाता है। अर्थात जब संघनन 100% वायु संतृप्त हो जाती है तो इससे वर्षा होती है, अर्थात से नमी या आर्द्रता मुक्त होती है। इसका सही हो जाएगा नमी मुक्ति। और सूर्यताप क्या होता है दोस्तों? आगामी सौर विकिरण को सूर्यताप कहता है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को ही सूर्यताप कहा जाता है, तो इसको आगामी सौर विकिरण से मैच करते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या औसंक? तो बताइए दोस्तों। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता धारण करने की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता इनटू 100 को हम सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता ही सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता दोस्तों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको हम हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से व्यक्त की जाती है। सापेक्ष आर्द्रता को दोस्तों हम प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है दोस्तों? विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हवा के प्रति इकाई भार में मौजूद आर्द्रता की मात्रा को ही विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है, जिसको हम ग्राम या किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। औसंक दोस्तों हिमांक बिंदु से कम अगर तापमान होता है तो औसंक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त वायु में वायु कॉलम में स्थित साम्यावस्था की प्रवृत्ति होती है जब प्रवर्तमान ह्रास दर कैसी होती है? आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर के बराबर, आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर से अधिक, आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर से कम, या आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर के साथ नहीं बदलती है? तो बताइए दोस्तों कि संतृप्त वायु में वायु कॉलम में स्थित साम्यावस्था की प्रवृत्ति कैसी होती है जब उसमें प्रवर्तमान ह्रास दर, उसकी प्रवर्तमान ह्रास दर कैसी होगी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संतृप्त वायु में वायु कॉलम में स्थित साम्यावस्था की प्रवृत्ति जब प्रवर्तमान ह्रास दर में आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर से कम हो, अर्थात जब प्रवर्तमान ह्रास दर आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर से कम हो तो संतृप्त वायु में वायु कॉलम में स्थित साम्यावस्था की प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 4 मिलीग्राम है, उसमें सापेक्ष आर्द्रता 50% है, और यही उसी तापमान पर था यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता 6 मिलीग्राम हो जाए तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? 33%, 75%, 50% या 100%? तो दोस्तों सॉल्व करिए इसको। अगर निरपेक्ष आर्द्रता 4 मिलीग्राम है तो उसी तापमान पर सापेक्ष आर्द्रता 50% है, और यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता को 6 मिलीग्राम कर दिया जाए तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता है दोस्तों 4 मिलीग्राम, और सापेक्ष आर्द्रता है 50%, और यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता को
6 मिलीग्राम कर दिया जाए तो उसकी सापेक्षिक सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका कैसे इसको आपने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ग्रांड बैंक दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में या फिर यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित एक मत्स्य क्षेत्र है, अर्थात मत्स्य उत्पादन के लिए उपकार या फिर लाभदायक या फिर एक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। तो ग्रांड बैंक दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर इसकी अवस्थिति का कारण है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 0 डिग्री से अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यहाँ से दोस्तों उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म जल धारा प्रवाहित होती है, जो कि यहाँ पर अमेरिका से टकराकर 2 भागों में बहने लगती है, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। उत्तरी दिशा में दोस्तों यहाँ पर मेक्सिको, फ्लोरिडा की धारा बहती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये गर्म जल धारा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी दोस्तों यूएसए के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली तथा प्रवाहित होने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा है, जो कि एक गर्म जल धारा है। तो दोस्तों ऊपर से एक ठंडी जल धारा आती है, लेब्राडोर की जल धारा, और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती है तो वहां पर मत्स्य पालन या फिर मत्स्य उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये स्थिति दोस्तों यूएसए के पूर्वी भाग में और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए ग्रांड बैंक, जॉर्ज सेंट पियरी बैंक, ऐसे बैंक तथा मछलियों के लिए, मत्स्य के लिए अनुकूल स्थिति वाले बैंक स्थित है। तो इन्हीं में दोस्तों एक ग्रांड बैंक भी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। इसी तरह दोस्तों प्रशांत महासागर में भी मत्स्य क्षेत्र अर्थात फिर फिशिंग गार्डन या फिर फिशिंग प्रोडक्शन के लिए अनुकूल दिशाएं हैं। जब एक क्यूरोशिवो और आयोशिवो ठंडी धारा आपस में टकराती है तो वहां पर भी मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकोश जिस कारण विकसित होता है वह है? भूमध्य सागर में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशाल मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलना, या फ्यूजी श्रृंखला में ज्वालामुखी क्रिया, या फिर परिप्रशांत महासागरीय मेखला में ज्वालामुखी क्रिया। तो बताइए दोस्तों अग्निकोश किस कारण से विकसित होता है? अग्निकोश किस कारण से विकसित होता है? चलिए देखते हैं दोस्तों अग्निकोश किस कारण से विकसित होता है। तो दोस्तों अग्निकोश भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशाल मात्रा में गुप्त ऊष्मा के निकलने से ही विकसित होता है। हर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशाल मात्रा में गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब तापमान ज़्यादा होगा तो पवनें ऊपर उठेगा, वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी तो वहां पर संघनन के अर्थात तापमान कम होगा, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तो नीचे से उठती हुई वायु जब तापमान में कमी होने के कारण उससे ठंडी होने लगती है तो उससे गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, इसके कारण वहां पर अग्निकोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, लघु चूक पतन दर, तीव्र उधर वायुधारा या भारी वर्षा। तो बताइए दोस्तों, बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण। अर्थात बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में सौर पराभौतिक तथा सौर किरणों का अवशोषण ही विद्युत निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर ऊष्मा का या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। इसी कारण बादलों के बनने के लिए भी विद्युत के निर्माण में सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण ही उत्तरदायी है, तथा इन्हीं से यह प्रभावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा से संबंधित क्वेश्चन से इसको कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो भी आपके डाउट आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर रिसर्चर बैच, विद्यास्थली बैच, आचार्य बैच का लाभ उठाइए और साथ ही में पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।